हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोटेक विजन में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि निषेचन पश्च घटना यानी निषेचन पश्च घटना क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। निषेचन पश्च घटना में कितनी अवस्थाएं आती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में यानी भाग नंबर 11 में हमने पढ़े थे कि पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे हुआ था और द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो देखते हैं कि निषेचन पश्च घटना क्या होता है। ठीक है, तो हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये हमारा चैप्टर था। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी भाग नंबर 12। ठीक है, 12 है और ये अध्याय फर्स्ट है, अध्याय 2 है, सॉरी अध्याय 2, अच्छा 12वीं की है। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि निषेचन पश्च घटना यानी हम इसके पहले वाले जो वीडियो में पढ़े थे यानी पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और पढ़े थे उसमें कि निषेचन या द्विनिषेचन इनके बारे में पढ़े कि दोहरा निषेचन कैसे हो रहा था। दो नर युग्मक बन रहे थे, दो नर युग्मक हमारा बीजांड के भ्रूणकोश में पहुंचकर कैसे कैसे अंडकोश का द्वितीयक केंद्रक से ये निषेचित हो रहे हैं, संलयित हो रहे हैं। इनके बारे में जितना हम पढ़े थे, जितना ये सब प्रोसेस हुआ था, ये हमारा क्या है, ये हमारा निषेचन में हुआ था। लेकिन अब निषेचन पश्च घटना में आता है। लेकिन हमने देखा था कि लैंगिक जनन में 3 अवस्थाएं होती हैं जिनको हम पढ़कर आसान बना सकते हैं अपने चैप्टर को। पहला उसमें आता था निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना, यानी 3 घटनाएं थी। तो आज के इस लेक्चर में हमारा है निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना, पश्च घटना। ठीक है, ये निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन तो समझ लिया कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयित होना निषेचन कहलाता है। लेकिन पश्च घटना क्या क्या आता है, यानी निषेचन के बाद होने वाली सभी घटनाएं क्या कहलाती हैं, पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है हमारे, उनमें से कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे भ्रूण का विकास। इसमें हमारा जो पहला घटना आता है भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास। दूसरा घटना आता है निषेचन पश्च घटना में भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास। और जो तीसरा घटना आता है वह फल व बीज का निर्माण आता है। ठीक है, फल व बीज का निर्माण, ये। ठीक है, यानी हमारा निषेचन पश्च घटना में ये 3 घटनाएं हैं मुख्य रूप से जो निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत आती हैं, जो निषेचन पश्च घटना में होती हैं। जो पहला घटना है वो है भ्रूण का विकास, दूसरा घटना है निषेचन भ्रूण कोश का विकास, तीसरा है फल व बीज का निर्माण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, पहला घटना को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भ्रूण कोश का विकास कैसे हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फल व बीज का निर्माण कैसे हो रहा है। ये इन तीनों घटनाओं को हम क्रम बाई क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फल का निर्माण कैसे होता है। जो फल का निर्माण है वह अंडाशय से होता है, बताएं पुष्प का ये मादा भाग में के अंतर्गत आता है अंडाशय। और जो बीज का निर्माण होता है वो होता है बीजांड से। ये हम सब पुष्प की संरचना के बारे में बताए थे, क्या क्या उनका नाम है, उन्हीं के बारे में एक संरचना है हमारा बीजांड। तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भ्रूण का विकास। हमने जो पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसमें ले चलेंगे। क्योंकि जो हमारा एक नर युग्मक था वो हमारा अंड कोशिका से फ्यूज कर रहा था यानी संलयित हो रहा था, जिसके फलस्वरूप क्या बना रहा था, युग्मनज। और इस क्रिया को हम क्या कहते थे, सत्य निषेचन। ठीक है, लेकिन युग्मनज क्या करता था, यह आगे विकसित होकर, आगे परिपक्व होकर क्या बना रहा था, भ्रूण का विकास। तो हम यही देखेंगे कि युग्मनज किस तरीके से भ्रूण का विकास कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भ्रूण का विकास। ठीक है, ये पहला घटना है हमारा भ्रूण का विकास में। ठीक है, पहला घटना
ठीक है। पहला घटना है भ्रूण का विकास। ठीक है, तो देखते हैं कि भ्रूण का विकास में पहला घटना कि भ्रूण का विकास हमारा किस तरह से हो रहा है, यानी युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बना रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि द्विबीजपत्री में किस तरीके से विकास हो रहा है और एक बीजपत्री में किस तरीके से विकास हो रहा है। तो जो हमारा द्विबीजपत्री है, यानी ऐसा बीज जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जिनका हम बाह्य परत ऐसे खोलते हैं तो दो पत्र दिखाई देते हैं, जैसे दाल हो गया, मटर हो गया आदि। और जो एक बीज पत्री होता है, जैसे हमारा मक्का, उसमें एक ही बीज पत्र होता है, यानी वन कॉन्टिलेडन। ठीक है, तो भ्रूण का विकास में पढ़ेंगे कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, ये हमारा महत्वपूर्ण है। और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये भ्रूण का विकास निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वो बहुत ही टफ में आता है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे तो टफ को भी इजी बनाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं हमारा जो ये बीजांड है, मान लीजिए। ठीक है, ये था हमारा भ्रूण कोश। इसमें जो हमारा अंड कोश का था, उसमें से एक नर युग्मक आता है, फ्यूज करता है, जिससे बनाता है क्या, युग्मनज। क्या बनाता है, युग्मनज। युग्मनज। और यह युग्मनज पूर्ण रूप से विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण का बनाता है। और भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है इसके बारे में देखेंगे, यानी युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और जो युग्मनज जो होता है, युग्मनज के चारों ओर सेलुलोज की मोटी भीति का निर्माण होता है, यानी युग्मनज अपने चारों तरफ सेलुलोज का एक मोटी भीति का निर्माण करता है, जिसके नाम है निषिक्तांड। क्या, निषिक्तांड। तो हम बोल सकते हैं युग्मनज या निषिक्तांड, यानी निषेचन के पश्चात अंडकोश का क्या कहलाती है, निषिक्तांड या युग्मनज कहलाती है। निषेचन के पश्चात जो हमारा अंडकोश का है, जो वह युग्मनज या निषिक्तांड कहलाती है। क्यों निषिक्तांड कहलाती है युग्मनज, क्योंकि युग्मनज जो है अपने चारों तरफ किसका निर्माण करती हैं, सेलुलोज की मोटी भित्ति का निर्माण करती हैं। और जब सेलुलोज की मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, निषिक्तांड। ठीक है, अब हम देखेंगे इन निषिक्तांड या युग्मनज में अब हमारा चालू होगा सेल डिवीजन, यानी कोशिका का विभाजन। तो कोशिका विभाजन इसमें दो तरीके से होता है, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लैंगिट्यूडिनल, यानी एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। तो जो हमारा अनुदैर्ध्य कोश का विभाजन होता है, अनुदैर्ध्य का मतलब लंबवत, यानी मान लीजिए कोई कोशिका है, उसके लंबवत। ठीक है, उसके लंबवत यानी वर्टिकल रूप में क्या होता है, हमारा क्रॉस सेक्शन से सेल डिवीजन होता है और हमारा बन जाता है इस तरीके से कोशिका। समझिएगा, इसमें इसी कोशिका विभाजन इसी में होता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा आता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में जो कोशिका होती है वो हमारा तिरछी विभाजन होती है। अनुप्रस्थ में जो हमारा कोशिका विभाजन होता है वो तिरछी विभाजन होता है। जैसे ये तिरछा, तो हमारा कोशिका इस तरह से कोशिका जो होती है वो हमारी इस तरीके से अरेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है अनुप्रस्थ, इस तरीके से विभाजन होती है, और अनुदैर्ध्य इस तरीके से विभाजन होती है। तो जो हमारा युग्मनज है, यह युग्मनज क्या करता है, यह युग्मनज हमारा अनुप्रस्थ विभाजन करता है। क्या करता है, युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन करता है। देखते हैं, युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन करता है। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन करता है और बना लेता है इस तरीके से दो कोशिका। अब ये कोशिका छोटी तो है
लेकिन इसमें से एक बड़ी है, तो हम इनको बाहर से देखेंगे। इन युग्मनज को जो विभाजित हुई हैं अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा, इनको हम बाहर से देखेंगे तो हमारा इस तरीके से होती है, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। ठीक है, तो जो छोटी कोशिका है, क्या छोटी कोशिका है, उन कोशिका को हम क्या बोलेंगे, उन कोशिका को बोलेंगे आधारी कोशिका या भ्रूणी कोशिका। ठीक है, सॉरी, अंतस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका। अंतस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका, भ्रूणी कोशिका। और जो ये बड़ी वाली कोशिका है, इन कोशिका को बोलेंगे आधारी कोशिका, आधार कोशिका या निलंबक कोशिका, आधार कोशिका या निलंबक कोशिका, निलंबक कोशिका। ठीक, अब क्या होता है, अब जो अंतस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका है, इन कोशिका में हमारा होता है कौन सा विभाजन, इन कोशिका हमारा विभाजन होता है अनुदैर्ध्य विभाजन। ठीक है, देखिएगा इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। ठीक है, इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। तो जो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, ये दो कोशिका। ठीक है, और ये जो आधार कोशिका या निलंबक कोशिका है, इन कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, इन कोशिका में हमारा अनुप्रस्थ विभाजन होगा, यानी दो अरेंज ऊपर और नीचे कोशिका बनेगी इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये कोशिका की शेप जो दिखाई दे रही है, ये जो कोशिका का जो शेप दिखाई दे रही है, इस कोशिका का शेप का नाम है प्राक भ्रूण। ठीक है, इस कोशिका का शेप का नाम क्या है, प्राक भ्रूण, प्राक भ्रूण। और यह प्राक भ्रूण किस तरीके से दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी के कैपिटल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी संरचना की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इन कोशिका में, यानी जो हमारा आधारी कोशिका और जो हमारा अंतस्थ कोशिका है, तो जो अंतस्थ कोशिका और आधारी कोशिका में तो विभाजन समान रूप से होगा, लेकिन आप लोगों को सीक्वेंस से ही पढ़ना है, एक एक विभाजन के बारे में देखकर पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें विभाजन होता है, हम इसमें विभाजन करके देखेंगे। ठीक है, ये इसमें विभाजन यानी आधार कोशिका, आधार कोशिका में जब हमारा विभाजन होगा तो हमारा 6 से 10 कोशिका का विभाजन होता है। देखते हैं, 6 से 10 कोशिका का विभाजन होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है 6 से 10 कोशिका। ठीक है, इन कोशिका को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन कोशिका को, इन कोशिका को हम पूरी कोशिका को क्या बोलेंगे, निलंबक कोशिका। इन पूरी कोशिका को क्या बोलेंगे, निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका। और नीचे की जो निलंबक कोशिका की जो सबसे नीचे की, सॉरी, ये नीचे की नहीं, ये शीर्ष का, शीर्ष दिया है, यानी ऊपर की कोशिका को उल्टा करके नीचे दे दिया है। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही दिया है, हो सकता है इसको उल्टा कर दिया हो, लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उनके आधार पर ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही सबसे बेस्ट बुक है ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो जो ये निलंबक कोशिका की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, आप सोचोगे शीर्ष कोशिका तो हमारा ऊपर की होगी, शीर्ष ऊपर रहता, नहीं, इसमें उल्टा कर दिया गया, यानी शीर्ष नीचे है। शीर्ष कोशिका या इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष कोशिका को क्या बोलते हैं, चूसक कोशिका या पुटिका कोशिका। शीर्ष कोशिका क्या बोलेंगे, चूसक कोशिका, चूसक कोशिका या पुटिका कोशिका, पुटिका कोशिका। ये चूसक कोशिका या पुटिका कोशिका। और जो ऊपर की कोशिका है वो होगा अंतस्थ कोशिका। ठीक है, ऊपर की जो हमारा कोशिका होती है, ऊपर की जो हमारा कोशिका है
वो होगी अध स्फीतिका कोशिका। ठीक है, ये जो ऊपर की कोशिका है इसे हम बोलेंगे अध स्फीतिका। अब इनका नाम बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इसमें कौन सा विभाजन हुआ है? इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, ऊपर की जो कोशिका है, ये ऊपर की कोशिका यानी जो निचला कोशिका है, ये निचला कोशिका को क्या बोलेंगे? अध स्फीतिका। अध स्फीतिका, अध स्फीतिका। ठीक है, अब इन अध स्फीतिका कोशिका में, ठीक है, अध स्फीतिका की कोशिका के जो ऊपर की कोशिका है, अब इन पूरी संरचना को क्या बोलेंगे हम? निलंबक कोशिका या पुटक कोशिका। ठीक है, अब ये जो कोशिका है यानी ऊपर की कोशिका यानी अंतस्थ कोशिका है जो है, यह अंतस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? इसमें विभाजन होगा अनुदैर्ध्य। देखिएगा, अनुदैर्ध्य विभाजन होता आ रहा है, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा इन कोशिका में। किनमें? इनमें अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तो अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो दो कोशिका से चार कोशिका बन जाएंगी। ये चार कोशिका बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चार कोशिका बन जाएंगी। ठीक है, अनुप्रस्थ चार कोशिका बन जाएंगी। ठीक है, अब इन कोशिका को हम बोलेंगे क्या? चतुर्थांश। अब इन कोशिका को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश भ्रूण। अब इन कोशिका को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश भ्रूण। ठीक है, अब इन चतुर्थांश भ्रूण में, ठीक है, इन चतुर्थांश भ्रूण तो बोलेंगे। अब इन कोशिका को, ये कोशिका जो है यानी जो अध स्फीतिका के जो ऊपर चार कोशिका है, इन कोशिका में पुनः हमारा होता है कौन सा विभाजन? अब विभाजन होता है अनुप्रस्थ विभाजन। यानी जो ये चार कोशिका है, ये चार कोशिका से पुनः 8 कोशिका बन जाती हैं। ठीक है, 4 कोशिका से 8 कोशिका। ठीक है, ये जो 8 कोशिका बनाती है, तो हम इन अध स्फीतिका के जो ऊपर की कोशिका होती है, अब ये जो 8 कोशिका बना लेती हैं, तो हम इन पूरी संरचना को क्या बोलेंगे? इन पूरे संरचना को बोलेंगे अष्टक। क्या बोलेंगे? अष्टम अवस्था। अष्टम अवस्था, अष्टम अवस्था। ठीक है, और इन संरचना को हमारा क्या नाम था? अध स्फीतिका। अध स्फीतिका, अध स्फीतिका। और जो अध स्फीतिका के जो ऊपर की जो 4 कोशिका बनी है, इन कोशिका का क्या नाम है? अधराधर कोशिका। अधराधर कोशिका। और जो ऊपर की कोशिका है, इस कोशिका का नाम है अध्याधर कोशिका। अध्याधर कोशिका। ठीक है, अब हम इनका कार्य देखें। इनका अध स्फीतिका का, ठीक है, अध स्फीतिका का कार्य क्या है? अध स्फीतिका का जो कार्य है, यह मूलांकुर का शीर्ष भाग व मूलगोप का निर्माण करती हैं। अध स्फीतिका का कार्य क्या है? अध स्फीतिका का कार्य मूलांकुर का क्या करती हैं? मूलांकुर का शीर्ष भाग या अग्रभाग, और क्या करती हैं? अग्रभाग और मूलगोप का निर्माण करती हैं। और मूलगोप का निर्माण करती हैं। मूलगोप का निर्माण करती है कौन? अध स्फीतिका। अध स्फीतिका। और निलंबक कोशिका का कार्य क्या है? या निलंबक कोशिका का कार्य क्या है? निलंबक कोशिका का जो कार्य है वो बीजांड काय से। निलंबक कोशिका का कार्य क्या है? बीजांड काय से। जो हमारा भोजन है, उन भोजन को भ्रूण जब विकसित हो रहा है तो भ्रूण के विकसित होने में क्या करता है? सहायता करता है, यानी भ्रूण के विकसित होने में पोषण प्रदान करता है।
जो निलंबक कोशिका है, ये निलंबक कोशिका क्या करता है, बीजांड काल से भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बीजांड काल से भोजन को ग्रहण कर क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। और देखेंगे जो अधस्थिका के जो ऊपर की कोशिका है, अब इनका बारे देखेंगे। इनका कार्य क्या है, अध्याधर कोशिका का। अध्याधर जो कोशिका का कार्य है, यह अध्याधर कोशिका का कार्य क्या है, मूलांकुर व बीज पत्र का निर्माण। अध्याधर कोशिका का कार्य क्या है, ये अध्याधर कोशिका का कार्य इधर ही देते हैं। अध्याधर इनका काम क्या है, मूलांकुर व किसका निर्माण करता है, अधोबीज पत्र का। मूलांकुर व अधोबीज पत्र का निर्माण करता है। और जो हमारा अध्याधर कोशिका है, ये अध्याधर कोशिका क्या करता है, अध्याधर जो कोशिका है, यह परांकुर और किसका निर्माण करता है, बीज पत्र का निर्माण करता है। परांकुर व बीज पत्र का निर्माण, करता है। जो आगे की संरचना है, यानी जो 8 कोशिका है, यह 8 कोशिका विकसित होकर या विभाजन के द्वारा हमारा 16 कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है, 16 कोशिका। ये बन जाती है हमारी क्या, 16 कोशिका। जो हमारा बन जाती है कौन सी कोशिका, 16 कोशिका। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16, ये हमारा बन जाती है 16 कोशिका। 16 कोशिका, 16 कोशिका बन जाती है हमारी। अब इन कोशिका को बोलेंगे क्या, इन कोशिका को हम 16 कोशिका क्या बोलेंगे, वर्तुल भ्रूण। क्या बोलेंगे, वर्तुल भ्रूण। ठीक है। इन 16 कोशिका क्या बोलेंगे, वर्तुल भ्रूण। अब ये 16 जो कोशिका है, यह 16 कोशिका जो त्वचा जन अस्तर का निर्माण करती हैं, यानी ये 16 कोशिका जो होती हैं, ये कोशिका त्वचा जन अस्तर का निर्माण करती हैं। और जो यह वर्तुल भ्रूण है, यानी जो 16 कोशिका बनी वर्तुल भ्रूण में, यह वर्तुल भ्रूण में कौन सा विभाजन होता है, इनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों विभाजन होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों विभाजन होता है। ठीक है। और क्या बनाता है, और हमारा बनाता है दोनों विभाजन के द्वारा हमारा बनाता है केंद्रीय रंभजन। क्या बनाता है, दोनों विभाजन के द्वारा हमारा क्या बनाता है, केंद्रीय रंभजन और बनाता है हमारा मध्यजन वलकुट। यानी जो यह वर्तुल भ्रूण है, इन वर्तुल भ्रूण में हमारा त्वचाजन अस्तर का निर्माण हो जाता है। और इन वर्तुल भ्रूण में हमारा दोनों कोश का विभाजन होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों विभाजन होता है।
और जिसके फलस्वरूप बनता है हमारा केंद्रीय रंभजन और मध्यजन वलकुट। केंद्रीय रंभजन से किसका निर्माण होता है? केंद्रीय रंभजन से हमारा रंभ का निर्माण होता है। और जो मध्यजन वलकुट से किसका निर्माण होता है? वलकुट का निर्माण होता है। ठीक है, वलकुट का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो ये वर्तुल भ्रूण है, अब जो ये वर्तुल भ्रूण है, अब ये आगे विकसित हो जाता है। क्या करता है? ये आगे विकसित होकर बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, अब जो ये आगे की संरचना है, ये बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करता है और बहुत सी कोशिका का विभाजन भी हो जाता है इसमें। ठीक है, और धीरे धीरे बड़ा हो या विकसित होने लगता है वर्तुल भ्रूण। ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना लेता है और यह बड़ा हो जाता है। और इन कोशिका का क्या नाम है हमारा? इन कोशिका का नाम है ट्रीएंगुलर भ्रूण। क्या नाम है? ट्रीएंगुलर भ्रूण या एम्ब्रियो। ठीक है, अब यह ट्रीएंगुलर भ्रूण आगे विकसित होकर क्या बनाता है? आगे विकसित होकर हमारा बनाता है हार्ट शेप स्ट्रक्चर। हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है। और हार्ट शेप यानी हृदयाकार संरचना से हमें पता चलता है कि इनमें जो हमारा जो ये युग्मनज या भ्रूणकोश है, इन भ्रूण में हमारा दो क्या पाए जा रहे हैं? कार्टिलेडॉन। ठीक है, अब यह ट्रायंगुलर भ्रूण क्या करता है? बहुत बड़ा संरचना होकर और दो हृदयाकार संरचना जैसा बन जाता है। ये आपका किताब में भी चित्र बना हुआ है ऐसे, ये संरचना बना लेता है। जिसको बोलते हैं हार्ट शेप स्ट्रक्चर या हृदयाकार। हार्ट शेप स्ट्रक्चर, हार्ट शेप एम्ब्रियो यानी हृदयाकार भ्रूण। अब इन हृदयाकार भ्रूण से हमारा और आगे संरचना विकसित होता है जिससे बनता है ट्राइपॉड। क्या बनता है? ट्राइपॉड। ठीक है, या टॉर्पीडो। अब ये संरचना क्या करता है? आगे विकसित होकर या बढ़कर क्या बनाता है? ट्राइपॉड या टॉर्पीडो। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा समझिएगा इस संरचना को। ये संरचना हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है हमारा? टॉर्पीडो। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो एम्ब्रियो। ठीक है, देखिए ट्रिंगुलर एम्ब्रियो से हमारा बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो से हमारा दो कार्टिलेडोन विकसित होता है धीरे धीरे, यानी भ्रूण विकसित होता है। किस तरह से? टॉर्पीडो में। अब टॉर्पीडो में हमारा बन जाएगा पूरी परिपक्व क्या? भ्रूण। ठीक है, परिपक्व भ्रूण बनेगा। तो पहले इतना हम समझ लेते हैं फिर से शुरू से। तो हमने देखा निषेचन पश्च घटना में हमारा 3 घटनाएं आती हैं, यानी निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत हमारी 3 घटनाएं आती हैं।
कौन कौन 3 घटनाएं? एक भ्रूण का विकास, दूसरा आता है भ्रूणपोष का विकास, तीसरा फल व बीज का निर्माण। तो सबसे पहले हमने घटना देखा भ्रूण का विकास, कि भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, यानी भ्रूण विकसित कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि बीजांड के भ्रूणकोश में जो हमारा युग्मनज है यानी अंडकोश का है, अंडकोश का एक नर युग्मक विकसित असंलयित होता है जिससे बनता है युग्मनज, और युग्मनज के चारों तरफ सेल्यूलोज की मोटी भीत का निर्माण हो जाता है जिससे बोलते हैं हम निषिक्तांड। अब इन युग्मनज या निषिक्तांड में कोश का विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अगर अनुदैर्ध्य विभाजन होता है तो हमारा 2 कोशिका बनेंगी इस तरीके से, अगर अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो हमारा इस तरीके से कोशिका बनेंगी। तो इन युग्मनज या निषिक्तांड में जो हमारा कोशिका का विभाजन होता है वो हमारा अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिका बनती हैं, एक कोशिका छोटी और दूसरा बड़ी। तो जो छोटी कोशिका है, इन छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं? अंतस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका। और जो बड़ी कोशिका है उन कोशिका को क्या बोलेंगे? आधार कोशिका या निलंबक कोशिका। इतना बात क्लियर। अब देखेंगे कि जो अंतस्थ कोशिका है, अंतस्थ कोशिका इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 कोशिका बनेंगी, और जो हमारा आधार कोशिका है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है यानी 2 कोशिका बनेंगी। और इस तरीके से जो कोशिका बनेंगी वो पराग भ्रूण कहलाएंगी, यानी अंग्रेजी के कैपिटल टी की संरचना के अनुसार बनेंगी। अब इनके यानी आधार कोशिका में जो हमारा कोशिका का विभाजन होता है यानी अनुप्रस्थ, उनमें 6 से 10 कोशिका का विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप हम पूरे कोशिका को बोलते हैं निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका के जो हमारा शीर्ष कोशिका होता है उसे बोलते हैं चूसक कोशिका या पुटिका कोशिका, और जो निलंबक का जो निचला भाग होता है उसे बोलते हैं अधस्फीतिका। अब अधस्फीतिका का काम क्या है? अधस्फीतिका का काम है मूलांकुर का शीर्ष भाग वो मूलगोप का निर्माण करना, और निलंबक कोशिका या शीर्षस्थ या चूसक पुटिका कोशिका का काम क्या है? बीजांड का से भोजन को ग्रहण करके भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इतना क्लियर। अब जो हमारा ये अंतस्थ कोशिका है, अब इन अंतस्थ कोशिका हमारा अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। अनुदैर्ध्य जैसे विभाजन होता है तो हमारा 4 कोशिका बन जाती हैं ऊपर की तरफ, यानी निलंबक कोशिका अधस्फीतिका कोशिका के ऊपर 4 कोशिका बन जाती हैं, और इन सभी कोशिका को बोलते हैं चतुर्थांश भ्रूण। अब इन चतुर्थांश भ्रूण में जो हमारा 4 कोशिका बनी थी, इनमें पुनः कौन सा विभाजन होता है? विभाजन होता है हमारा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विभाजन होती है तो हमारा 4 से 8 कोशिका बन जाती हैं। तो जो हमारा अधस्फीतिका की जो कोशिका थी, अधस्फीतिका की कोशिका यहाँ पर है ना, अधस्फीतिका कोशिका, अधस्फीतिका की कोशिका के जो ऊपर की कोशिका बनती है उससे अध्याधर कोशिका, और अध्याधर ऊपर की जो 4 कोशिका बनी है उसे बोलते हैं अध्राधर कोशिका, और अध्राधर कोशिका के जो ऊपर 4 कोशिका उसे बोलते हैं अध्याधर कोशिका। अब अध्राधर कोशिका का काम क्या है? तो अध्राधर कोशिका का काम क्या है? अध्राधर कोशिका का काम हमारा है मूलांकुर व अधोबीजपत्र का निर्माण। ठीक है, अध्राधर, यह अध्राधर कोशिका का काम क्या है? मूलांकुर व अधोबीजपत्र का निर्माण। ठीक है, मूलांकुर और अधोबीजपत्र का निर्माण। और जो अध्याधर कोशिका का काम क्या है? यह परांकुर व बीजपत्र का निर्माण करता है। अब यह जो हमारा 8 कोशिका बनी है अधस्फीतिका के जो ऊपर, अब इन 8 कोशिका हमारा कोशिका विभाजन होता है 16 कोशिका की विभाजन होता है, यानी 8 कोशिका विकसित होकर विभाजन के द्वारा 16 कोशिका बना लेती हैं। और यह 16 कोशिका क्या कहलाती हैं? वर्तुल भ्रूण। क्या कहलाती है? वर्तुल भ्रूण। और वर्तुल भ्रूण में हमारा कुछ कोशिका बना लेती त्वचाजन स्तर की कोशिका। अब इन वर्तुल भ्रूण में हमारा दोनों विभाजन होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन के द्वारा हमारा 2 कोशिका बनती हैं, एक केंद्रीय रंभजन और एक मध्यजन वलकुट। केंद्रीय रंभजन से हमारा रंभ का निर्माण होता है और मध्यजन वलकुट से हमारा वलकुट का निर्माण होता है। अब आगे इसका क्या प्रोसेस होता है? वर्तुल भ्रूण जो है वो आगे बहुत से कोशिकाओं का समूह बनाकर एक ट्रीएंगुलर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। अब यह ट्रीएंगुलर एम्ब्रियो क्या करता है? 2 कोटिलेडॉन में इस तरीके से मुड़ जाता है ऊपर की तरफ, जिससे बन जाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो यानी हृदयाकार भ्रूण। अब हृदयाकार भ्रूण हमारा क्या करता है? और भी इस तरीके से आपस में बन जाता है, यानी आपस में कोशिका विभाजन कर लेता है, जिससे बनता है टॉर्पीडो।
ठीक है। अब टॉर्पीडो से हमारा बनेगा कंप्लीट, क्या बनेगा, भ्रूण का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब इसका प्रोसेस यहाँ पर बनाएंगे। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको इरेज कर देते हैं इतना। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये ठीक है। अब जो यहाँ की संरचना आएगी, ये संरचना अब क्या करेंगे, ये जो टॉर्पीडो है, ये अपने टॉर्पीडो से ये जो हमारा प्रांकुर, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा मूलांकुर है, मूलांकुर से क्या करेंगे, दोनों कार्टिलेडॉन मुड़ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगा यह कोशिका। ठीक है, अब ये कोशिका का विभाजन कर लेंगे। अब इन कोशिका विभाजन से क्या बन जाएगा, हमारा एक परिपक्व भ्रूण बन जाएगा। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण में ऐसी तरीके से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो ये हमारा संरचना बन जा रही है इस तरीके से। ये अब जो ये हमारा संरचना है, इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूलांकुर। ये क्या है, मूलांकुर, मूलांकुर। और ये संरचना हमारा क्या है, ये संरचना हमारा दोनों क्या है, कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन का मतलब बीज पत्र। ये दोनों संरचना क्या है, कॉटिलेडॉन। ठीक है, कॉटिलेडॉन या बीज पत्र। हमने बताया ना, दो बीज पत्र में दो बीज पत्र पाए जा रहे हैं, यानी दो बीज पत्र में दो बीज पत्र पाए जाए, एक ये बीज पत्र है, एक ये बीज पत्र है। और ये क्या है, मूलांकुर। मूलांकुर से हम बताए थे ना, मूलांकुर से यानी जड़ तंत्र का निर्माण होता है, यानी जड़ का निर्माण होता है। और जो हमारा ये कॉटिलेडॉन जिस अक्ष से जुड़ा है, यानी कॉटिलेडॉन, ये दोनों कॉटिलेडॉन जिस अक्ष से निकला है या जुड़ा है, उन संरचनाओं को क्या बोलेंगे, उन संरचनाओं को बोलेंगे प्रांकुर। प्रांकुर, ठीक है, प्रांग, ये हो गया हमारा प्रांकुर। और जो हमारा ये संरचना है, मूलांकुर और प्रांकुर के बीच की जो संरचना होती है, उसे बोलते हैं अधोबीज पत्र। अधोबीज पत्र, अधोबीज पत्र। और जो हमारा अधोबीज पत्र है, अधोबीज पत्र और अधोबीज पत्र और जो प्रांकुर के बीच की संरचना होती है, वो उसे बोलते हैं अधो बीज पत्रोरिक। क्या बोलेंगे, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, ये बीज पत्रोपरिक। तो मूलांकुर से अब देखेंगे कि मूलांकुर का काम क्या है। तो हमने देखा कि द्विबीजपत्री पौधों में दो बीज पत्र पाए जा रहे हैं, और द्विबीजपत्री में ये भ्रूण का विकास है, और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया है ये पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो ये मूलांकुर का जो काम है, वो क्या काम है, मूलांकुर का काम मूल का निर्माण, मूल का निर्माण या मूल तंत्र का निर्माण। ठीक है, मूल तंत्र का निर्माण। और प्रांकुर का कार्य क्या है,
तने का निर्माण, तने का या सूर्य सिस्टम का निर्माण, तने का निर्माण, ठीक है, तने का निर्माण। ये तो जो हमारा पूरी तरीके से ये द्विबीजपत्री पौधों में हमारा भ्रूण का विकास इस तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। बस इतना ही। तो हमारा जो अब आता है क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछता है, जैसे अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ इस साइड में जो आता है कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के परिवर्धन का जो गहन अध्ययन किया, किसमें किया गया, किस पौधों में किया गया और किस संघ के पौधों में किया गया, किस कुल के पौधों में किया गया, वो है क्रूसी फेरी, क्रूसी फेर कुल के, ठीक है। ये था क्रूसी फेरी, क्रूसी फेर, क्रूसी फेरी कुल के पौधों में किया गया था। यानी द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का गहन अध्ययन किसमें किया गया, क्रूसी फेरी कुल के पौधों में, क्रूसी फेरी कुल के पौधों में। और इन पौधे का जो नाम है, या इस साइड लिख देते हैं, इन पौधे का जो हमारा नाम है, इन पौधे का जो हमारा नाम है, उन पौधे का नाम क्या है, कैप्सेला बर्न, कैप्सेला, कैप्सेला बर्सा और पेस्टोरिस, पेस्टोरिस। ये यानी जो हमारा निषेचन पक्ष घटना में जो हमारा भ्रूण का विकास है, वो भ्रूण का विकास हमने आज देखा द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। तो द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास का जो गहन अध्ययन किसमें किया गया था, किस कुल के पौधों में किया गया था, वह है क्रूसी फेरी कुल के पौधों में। और क्रूसी फेरी कुल के जो पौधे में हैं, उन पौधे का नाम क्या है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इनमें क्या किया गया, इनमें हमारा गहन अध्ययन किया गया, इनमें किया गया गहन अध्ययन किया गया, ठीक है। ये तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष का विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।